की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई सेल को कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। यह लैटिन शब्द बना है। सेल जो है लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा जीवन की मौलिक इकाई सेल है। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, छोटा कमरा। जितने भी जीव धरती पर आए सब कोशिका से बने हैं। उसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका से बने हैं और उनके जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। जैसे पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, क्लिडोमोनास हुआ। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं जिनकी सारी जीवन क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इकाई कोशिका है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उसके बाद लिविनहाक 1674 में सबसे पहले तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं को देखा। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाएं केंद्रक का पता लगाया। और कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदलती रहती हैं। जैसे एक कोशिकीय अमीबा और एक कोशिकीय अमीबा। और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता है। सभी लगभग मैंने कुछ जीव ही ऐसे हैं जो अपने आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। और अधिकांश कोशिकीय जीव के आकार स्थिर रहता है। आकार स्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय पंप को करता है, आमाशय भोजन को पचाता है। अतः कोशिकाओं का अलग अलग कार्य है। जैसे तौर पर मनुष्य के शरीर में रुधिर को, ब्लड को हृदय पंप करता है हृदय कोशिका, और आमाशय जो है वो पाचन में सहायक है। ये भी एक प्रकार का कोशिका है। प्रत्येक कोशिका का अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है। अलग अलग सेल के अंदर जो कोशिकांग है, सेल आर्गन है, उनका कार्य अलग अलग होता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, नए अवशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना, ये सब कोशिकांगों द्वारा होता है। कोशिकाएं मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाती है, अर्थात एक यूनिट बनाती हैं। कोशिकाएं जो हैं उस कोशिका के अंग अर्थात कोशिका से मिलकर कोशिकाओं का एक इकाई बनाती है, मूलभूत इकाई बनाती है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य कोशिका के अंदर बाहर होती रहती है। पदार्थ की गति, जो कोशिका के अंदर पदार्थ है उसकी गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। सांद्रता मतलब विलयन में विलय की एक निश्चित मात्रा से अधिक हो तो उसे सांद्र बोलते हैं, और यदि विलय की मात्रा विलयन में कम हो तो उसे हम तनु बोलते हैं। तो जो विसरण होता है पदार्थ की उच्च सांद्रता, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। निम्न सांद्रता की ओर होता है। निम्न सांद्रता होता है जैसे जल कोण गति जब ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो एक ऋणात्मक झिल्ली के माध्यम से उसे हम परासरण कहते हैं। जैसे आप अंडा देख लें, अंडा का जो बाहर का कवच होता है, खोल, अंडा का कवच, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा, मुर्गी का जो अंडा है उसका जो कवच होता है, छिलका जिसको बोला जाता है आम भाषा में, वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
उसके अंदर एक और बहुत ही बारीक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को ही वर्णात्मक झिल्ली बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। उसी झिल्ली के माध्यम से जीव द्रव्य के पदार्थ बाहर आता है और उसमें पदार्थ अंदर जाता है। जैसे तौर पर यदि हम उस कवच को हटा दें और नमक के घोल में अंडा को रख दें, तो जो अंडे के अंदर जीव द्रव्य है वह पदार्थ धीरे धीरे बाहर की ओर नमक के घोल में आ जाएगा, क्योंकि नमक की सांद्रता ज़्यादा है, नमक के घोल की सांद्रता ज़्यादा है अंडे की जीव द्रव्य के घोल के तुलना में। और उसके बदले यदि हम सिर्फ पानी में रख दें उस कवच हटे हुए अंडे को जिसमें झिल्ली हो, तो अंडे के अंदर की जो तरल पदार्थ है या उस जीव द्रव्य है उसकी सांद्रता अधिक होती है और वह पानी की तरफ आने लगेगा, जिससे पानी अंदर जाने लगेगा, जिससे वो अंडा फूल जाएगा। और नमक में हम रखेंगे तो उस अंडे के अंदर से जो तरल पदार्थ बाहर आने लगेगा तो वह अंडा सिकुड़ जाएगा। तो वही बात है कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। और अंडा एक तरह से कोशिका है, कोशिका है जिसमें अंडा के कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट को हटा दें और उसके अंदर एक और पतली सी झिल्ली होती है। इसी झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। उस झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। उस झिल्ली की विशेषता है कि उसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति होती है। जैसा कि मैं आपको बताया, यदि उस कवच हटे हुए अंडे को जिसमें झिल्ली में है उस पदार्थ को यदि नमक में रखेंगे तो नमक की घोल की सांद्रता अधिक होती है, जिस कारण से उस अंडे के अंदर जो पदार्थ है वह गति करके बाहर आ जाएंगे और जिससे वह अंडा सिकुड़ जाएगा। और उसके उल्टा यदि आप पानी में उस अंडे को पारगम्य झिल्ली वाला अंडे को रखेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा झिल्ली के अंदर, जिससे वह फूल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण में एक चीज़ होता है कि वर्णात्मक झिल्ली पारगम्य झिल्ली होती है, जिससे माध्यम से उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ की मूल अर्थात पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, जल और खनिज पदार्थों का पत्तियों तक शीर्ष तक पहुँचाने की क्रिया परासरण द्वारा ही हो पाता है। अर्थात पौधों के अंदर मूल अर्थात जड़ द्वारा जल का अवशोषण प्रक्रिया भी परासरण क्रिया ही है। अब है आपको एंडोसाइटोसिस। होता यह है कि कोशिका झिल्ली जो है लचीलापन होता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन होने से एक कोशिकीय जीवों के लिए फायदेमंद है। जो एक कोशिकीय जीव है जैसे पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, वह कोशिका के बाह्य पर्यावरण से बाहर के हिस्से से अपना भोज्य तथा अन्य पदार्थ अंदर ग्रहण करते हैं। अंदर ग्रहण करने में सहायता करता है कौन? कोशिका झिल्ली का लचीलापन के कारण है। इस क्रिया को ही एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक बार और समझ लें, कोशिका झिल्ली जो होता है वो लचीलापन लिए होता है। उसके लचीलापन होने से एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा और पैरामीशियम, बैक्टीरिया को फायदा यह होता है कि कोशिका के बाह्य पर्यावरण से जो अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में उसका झिल्ली का लचीलापन फायदा करता है, अर्थात उसके लिए सहायक होता है। इस क्रिया को ही एंडोसाइटोसिस कहते हैं।